टॉपिक जो है वो है साइमन कमीशन। हुआ क्या, जब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इलेक्शन हुए थे हालांकि हाल फिलहाल में ही, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट बन के आई, टॉरी गवर्नमेंट। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ रिफॉर्म्स देते हैं, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी भेजी इंडिया में, और दैट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। क्या नाम था उनका? सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। 5 मेंबर्ड बॉडी थी, 1+4। ही वॉज द हेड, यानी कि उसका उस कमिटी के चीफ कौन थे? सर जॉन साइमन। बाकी सभी लोग कौन थे इसके मेंबर्स? तो देखते हैं। कमीशन वॉज असाइंड टू सजेस्ट चेंजेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। दिक्कत क्या थी, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया? भैया कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि भैया बताओ क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस लाइक हैं इंडियंस, कितनी चीज़ें झेल सकते हैं। लेकिन इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट क्यों किया? इसका मेन कारण था कि भैया ये जो मैंने मेंबर्स बताए 1+4, यानी 5 मेंबर्स, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस। इंडियंस ने कहा भैया हमारे सिस्टम में चेंज करोगे, हमारी जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दोगे, हम में से कोई है ही नहीं, तुम्हें पता क्या चलेगा भैया हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं? सलाह मशवरा नहीं करोगे, हमसे जानोगे नहीं हमारे क्या डिमांड्स हैं, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, तो भैया पता कैसे चलेगा तुम्हें? इसलिए ब्रिटिशर्स का इन्होंने इंडियंस ने जो साइमन कमीशन इंडिया में आया उसका विरोध करेंगे। किस तरीके से? इट विल अराइव इन इंडिया इन 1928। कब? 1928। इट वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। 1928 में इंडिया में आएगा और इसका स्वागत किया जाएगा, साइमन गो बैक या फिर गो बैक साइमन। काले झंडे अलग अलग जगह दिखाए जाएंगे। ये पहले गुजरात पहुंचेगा, बॉम्बे पहुंचेगा, फिर लाहौर पहुंचेगा, और लाहौर में ही एक जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, इनकी इस साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते टाइम सर पर लाठी लगेगी और इनकी हो जाएगी क्या? डेथ। और इसी का बदला लेंगे कौन? भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह भी लाला लाजपत राय के साथ थे, इनके एक तरीके फॉलोअर थे भगत सिंह, और भगत सिंह को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो भगत सिंह भी इनका जो इनके जो लाठी लगी जिसने ऑर्डर दिया जो उस टाइम एसपी था, उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, आगे चल के गोली मारने की कोशिश करेंगे उसको। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट। किस किस ने? कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग, इनके मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किए। भैया हमारे हमारे को जाने बिना, हमारी डिमांड्स को जाने बिना कैसे तुम कोई यार रिवोल्ट मतलब रिफॉर्म ला सकते हो? नहीं ला सकते। इन्होंने इसके अगेंस्ट बात की। इन द एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। कौन था इंडियन वाइसरॉय? लॉर्ड इरविन। अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929। कब? अक्टूबर 1929। एन ऑफर फॉर डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कि भैया जो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट देगी, क्योंकि कमेटी अपनी जांच तो करनी है भाई, तो जगह जगह विद्रोह का सामना करना पड़ा, वापस चली गई। तो भैया जो लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बना था कहाँ से? ब्रिटेन से, तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, जिसको सभी लोगों ने मना कर दिया। हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट स्वराज, हमारा खुद का राज। इन्होंने कहा नहीं भैया डोमिनियन स्टेटस। और इन्होंने कहा इस डोमिनियन स्टेटस के लिए वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे घर में जब 2 टाइप की डाइनिंग टेबल होती हैं, एक ऐसी यहाँ पे लीडर बैठा हुआ है और यहाँ पर 4 लोग, यहाँ पे जो घर का मुखिया होता है वो बैठता है। इसका मतलब क्या है? मुखिया। अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जगह स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगल टेबल कॉन्फ्रेंस करते तो क्या होता? भैया जो बड़ा है, यानी कि दिखाया जाता है ये कम्युनिटी बड़ी है, ये मेजोरिटी सपोर्ट है, तो वहाँ पे हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। इन्होंने इसलिए इसको झंझट ही नहीं पाला। कभी ये राउंड टेबल 4 लोग बैठेंगे यहाँ, 4, 6, 8, 10 जितने लोग जाएंगे उतने बैठ जाएंगे, सब बराबर होंगे हमारे लिए। और यहाँ पे बैठ के हम क्या करेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की, बट इंडियन लीडर्स थे उनको इसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसी की, क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी। किसकी? डोमिनियन स्टेटस। अब लास्ट स्लाइड में हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू किसकी बात कर रहे थे? फुल इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा यार तुम इतने मतलब बदतमीज हो,
हम फुल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को गुस्सा आएगा और जो कांग्रेस का सेशन होगा कहाँ पर, लाहौर में 1929 में, उसमें ये फुल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। इंडियन नेशनल फ्लैग को ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी ही विल अनफोल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 26 जनवरी 1930। ये रहा, ठीक है। बट जो सेलिब्रेशन हुआ इसने बहुत कम अटेंशन अट्रैक्ट की, लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए क्योंकि नॉन कॉपरेशन वाले मूड सेट से बाहर नहीं निकले। ये गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, कुछ भी हमको मिला नहीं, बात इतनी बड़ी बड़ी की, हमको कुछ नहीं मिला। तो अब गांधी जी दोबारा से पॉलिटिक्स में वापस आएंगे कुछ दिन के रेस्ट के बाद। इन्हें देखते रहे बहुत सारे लीडर्स कौन कौन क्या काम कर रहा है, कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इनका साथ गांधी जी का छोड़ दिया था आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी विल नाउ ट्राई टू स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि पार्ट हुआ किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखते हैं क्या है सिविल डिसोबीडियंस सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया, गांधी जी ने। Who was the main leader, गांधी जी। He took civil disobedience and salt as a medium to unite all the people together and to powerfully protest against the British government। क्यों? देखो, हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ आप खाएंगे एक्सेप्ट द स्वीट्स एंड डिजर्ट, तो क्या होगा उसमें, हर चीज़ में नमक होता है, सॉल्ट होता है। गांधी जी ने कहा भैया नमक सबसे बढ़िया मीडियम है लोगों को यूनाइट करने के लिए। देखिए, हिंदूज भी खाएंगे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी हो सभी खाते हैं, अमीर गरीब, लैंडलॉर्ड पीजेंट्स, और चाहे वो काम करने वाला हो, उनका नौकर हो, राजा हो, सभी लोग, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सभी नमक यानी सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ ला चुकी थी जिसमें बोला गया था कि अगर आप सॉल्ट प्रोड्यूस करते हो तो उसका टैक्स किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आपको खरीद के ही खाना पड़ेगा, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने इसका सबसे बढ़िया तरीका निकाला, भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किससे स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट लॉ। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सभी ने अवज्ञा, मतलब जो भी लॉज हैं, कॉलोनियल लॉज हैं, उनको वी विल ब्रेक दोज लॉज एंड विल प्रोटेस्ट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। There was a tax on salt and government monopoly। मोनोपोली क्या होता है, वर्ड है पॉली, मोनोपोली, डुओपोली एंड ओलिगोपोली। मोनो मतलब जो सेलिंग राइट है वो एक पर्सन के पास होगा, बिजनेस राइट। डुओपोली दो लोगों के पास, और ओलिगोपोली बहुत सारे लोगों के पास, ओलिगोपोली। क्योंकि सॉल्ट मेकिंग राइट्स फॉर रिजर्व बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गांधी जी सेंट अ लॉट। और इसके साथ साथ गांधी जी ने एक लेटर भी सेंड किया टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, जिसमें गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स को परफॉर्म किया कि भैया हमारी ये डिमांड्स हैं। कुछ डिमांड्स थी वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो लॉर्ड इरविन ने उसको नहीं माना, गांधी जी ने उनको रिमाइंडर भी भेजा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बहुत हल्के में ले लिया। गांधी जी गुस्सा आएगा और गांधी जी इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करने की जो सोच रहे थे बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाएंगे, भैया अब तो तुम्हें दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो गांधी जी with his 78 of his trusted volunteers started from Sabarmati Ashram to गुजरात कोस्टल टाउन नेम्ड एज डांडी। इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से, अब बच्चों देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साबरमती आश्रम से कहाँ तक, एक कोस्टल टाउन था जिसका नाम था क्या, डांडी। बहुत सारे बच्चे उल्टा लिख देते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ से लेके कहाँ तक, डांडी तक गए। कितने वॉलंटियर्स, 78 वॉलंटियर्स। कितने वॉलंटियर्स, 78 वॉलंटियर्स। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। गांधी जी कब, कितने दिनों में, 24 days ही वॉक्ड टू साबरमती आश्रम। He took 24 days to walk for 240 miles total
accompanied with his 78 volunteers. On 6th April, he reached डांडी, और जैसे डांडी पहुंचे वो अपने वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने सॉल्ट वाटर लिया, उसको बॉईल किया और बॉईल करके क्या बनाया, सॉल्ट लॉ। और उसी फैक्ट्री के सामने, जो डांडी फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री के सामने गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके क्या बताया लोगों को कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने खुद वो काम किया जो लोगों से उम्मीद करते थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट started? How did it begin? Gandhi ji, on reaching Dandi, he violated the salt law by boiling the salt water himself. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिमाग में आ रहा हो, भैया इसका भी तो नाम ये भी तो दे सकते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पार्ट 2, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फर्स्ट सेकंड, लेकिन इसका इसमें डिफरेंस था। तो व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? कैसे डिफरेंट था? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुई, जैसे कि पीपल वर नाउ आस्क्ड not only to refuse the cooperation with the British government, but also not to pay the revenue taxes। जबकि नॉन कॉपरेशन में गांधी जी ने टैक्स के ऊपर कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा भैया अपना कॉपरेशन बंद कर दो, लेकिन इसमें कहा नॉन कॉपरेट तो करना बंद करना ही है, टैक्स भी पे करना बंद करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रुके क्यों थे? टैक्स की वजह से। टैक्स आ रहा था बहुत सारा, टैक्स लेके कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन। गांधी का टैक्स ही नहीं मिलेगा तो रुको क्यों? सॉरी, thousands of people in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in the front of the government salt factories। आगे चलते हैं। As the movement spread, कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या होगा? एज द मूवमेंट स्प्रेड, इससे क्या होंगे चेंजेस? फॉरेन क्लॉथ्स वर बाइकटेड, जो भी फॉरेन क्लॉथ्स है उनका बहिष्कार किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, उन पर रोक लगा के मेल्स बैठे जिससे लोग लिकर कंजप्शन कम करें। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, क्योंकि गांधी ने कहा टैक्स नहीं पे करना है। रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस वर abolished by the Indians as they were not willing to pay the taxes। विलेज ऑफिशियल्स, जो विलेज में गांव के लोग थे, जो चौकीदार थे, गवर्नमेंट सिपाही थे, उन्होंने कुछ लोगों ने रिजाइन किया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज बाय एंटरिंग टू द फॉरेस्ट, और जो लोग टैक्सेस पे कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया, भैया हम टैक्स पे नहीं करेंगे, जंगल में जाएंगे, सामान कलेक्ट करके लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, फल लाएंगे, और भी चीज़ें कंज्यूम करेंगे अपने जानवरों को चलाने के लिए, यानी कि फॉर द ग्रेजिंग ऑफ देयर एनिमल्स दे विल नॉट पे द टैक्सेस। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या रिएक्शन था? द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। गांधी जी को भी अरेस्ट किया बाद में। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भैया इस गवर्नमेंट वायलेंट होगी, लेकिन अगर आप मेरे फॉलोअर हो, मुझे मानते हो, वायलेंट नहीं हो कोई इंसान, और जो वायलेंट हो गया वो मेरा फॉलोअर नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को भी वायलेंस नहीं करना और पढ़ाई करनी मन लगा के। आगे एक इनके फॉलोअर खान अब्दुल गफ्फार खान, और डिवोटेड डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी जी, was arrested in April 1930। It is 1930। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे गांधी जी के लिए, और 1930 में इनको अरेस्ट किया गया। वायलेंस ब्रोक आउट इन शोलापुर आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया उसके बाद लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भैया वायलेंस नहीं करना। लोगों ने ठीक है, चीज़ ऐसी चल रही है तो ऐसे ही ठीक है, हम नहीं करेंगे वायलेंस। लेकिन जैसे ही गांधी जी अरेस्ट होंगे वैसे ही लोग क्या करने लग जाएंगे? वायलेंस करना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि गांधी जी को फ्री कर जाए। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? एक बार दोबारा से मूवमेंट को बंद करने की जरूरत है, लोगों को बताना है कि भैया इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं नॉन वायलेंस की बात कर रहा हूँ,
इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफ़ी ब्रूटल हो रही थी। गांधी जी को लगा कि भैया अब बंद करने का सही समय है, एंड ही एंटर इनटू द पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन। कौन सी डेट को? 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी वायलेंट क्यों हो गई? उसका कमाल का रीजन था एक, मालूम है क्या? रीजन ये था कि भैया देखो, इससे पहले अगर बैकग्राउंड में जाओगे ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, गांधी जी ने डिमांड दी थी 11 पहला। इसके अलावा लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से कुछ बोला था, यानी कि मैंने आपको बताया था कौन सा वाला चीज़, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये रहा कब की बात है? 1929। तो लॉर्ड इरविन पर प्रेशराइज हो रहा था कि भैया जो इंडिया के पॉपुलर लीडर्स थे उनको भेजो। 1929 में इन्होंने ये बात की। और देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमल्टेनियसली कहाँ हो रही थी? इंडिया में चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? ब्रिटेन में। 3 हुई, पहली 1930, सेकेंड पार्ट 1931, और थर्ड पार्ट इज 1932। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो, फर्स्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा परमानेंट लीडर कहाँ बिजी थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जहाँ तक अरेस्ट हो चुके थे। इसलिए जब 1931 में हथियार गिरा देंगे, यानी गांधी जी अब जब अरेस्ट होंगे, गांधी जी विल डिसाइड टू कॉल बैक द मूवमेंट, पॉज लगाने के लिए सोचेंगे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचेगी कि भैया इनको भेजा जाए कहाँ? ब्रिटेन, जिससे कि जो हम नॉमिनल स्टेटस की बात कर रहे हैं और जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं उस पर डिस्कशन हो सके, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार प्रेशराइज कर रही थी। इसलिए इन लोगों को लगा कि भैया गांधी जी को भेजा जाए, इसलिए जानबूझकर गांधी जी को अरेस्ट किया गया। और 5 मार्च को जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो ही सॉरी जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो ऑन 5 मार्च ही मूव्ड इनटू अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन। किसके साथ पैक्ट में चले गए? लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? कौन थे वो इंसान महान जो वाइसरॉय हुआ करता था उस टाइम? लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। आगे गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा इसी टाइम पे, और इसमें एग्रीमेंट होगा कि गांधी जी विल गो टू ब्रिटेन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली चीज, द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि हम उनको रिलीज कर देंगे। इसमें बोला जाता है कि भाई गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा सकते थे, नहीं छुड़ा सकते थे, उनके पास क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था, ना कि पॉलिटिकल कोई भी प्रिजनर्स थे। वो पॉलिटिकली तो थे, लेकिन उसके अलावा भी उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट भी लगा हुआ था। इसके अलावा नेगोशिएशन ब्रोक डाउन इन लंदन, गांधी जी डिसअपॉइंटेड। नेगोशिएशन हो नहीं पाया क्योंकि बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन समझने की चीज़ समझें तो चूँकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज डिमांडिंग फॉर मोर सीट्स फॉर द दलित्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, वो हिंदू महासभा यानी हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, हिंदूज के लिए, मतलब हाई क्लास हिंदूज के लिए, ब्राह्मण्स के लिए डिमांड कर रहे थे। मौलाना जो हमारे हैं, यानी कि जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, क्या नाम है उनका? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो अपने लिए डिमांड कर रहे थे भाई मुस्लिम्स को मिले। गांधी जी के इस बार, और फिर दलित की बात हो रही थी, अलग अलग कम्युनिटी की स्पेशलाइज्ड बात हो रही थी। गांधी जी को इस बात पर आगे गुस्सा, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं मानता इसको, और गांधी जी वहाँ से उतर के चल दिए। और इस तरीके से नेगोशिएशन ब्रेक डाउन, और ये सक्सेसफुल हो नहीं पाई, और गांधी जब वापस आएंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी हैज डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। दबाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। द कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल and a series of measures that had been imposed to prevent meetings and demonstration। कर्फ्यू टाइप का लगा दिया गया, जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, लोगों को मिलने जुलने से मना कर दिया गया, बात करने के लिए, भाषण देने के लिए इन सब पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस को भी इलीगल घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी रीलॉन्च था, चूँकि जेल में थे फिर भी उन्होंने रीलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन बेटा ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, 1 साल तक चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो गांधी जी इसको
चूंकि ये अपना मोमेंटम खो देगा, इसलिए गांधी जी इसको बंद करने की सोचेंगे। कब तक? 1934 में। आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक पॉइंट कि सर ने ये तो बताया नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ। बेटा यही इस क्लास की खासियत, आपको मिलेगा सब, लेकिन थोड़ा सब्र के बाद। तो इट स्टार्टेड इन 6 अप्रैल ऑन 6 अप्रैल 1930। बंद कब हुआ? फर्स्ट पार्ट 5 मार्च 1931। सेकंड पार्ट कब स्टार्ट होगा? 1932 से। कब तक चलेगा? 34। रीस्टार्ट एंड स्टॉप। अब इसके अलावा देखिए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा था, उनका देखने का नजरिया अलग था। तो ऐसे ही इस मूवमेंट को भी लोग अलग अलग तरीके से अपने तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट। पहला, रिच पीजेंट्स, अमीर लोग थे। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये लोग एक्टिव थे, इनकी कुछ अपनी डिमांड थी। फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू टैक्सेस। कि भैया स्वराज का मतलब क्या है? हाई रेवेन्यू टैक्सेस, उनके खिलाफ लड़ने हैं हमें। और जब ये स्वराज मिल जाएगा तो हमारे हाई रेवेन्यू जो हम पे करते हैं वो कम पे करेंगे। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए पुअर पीजेंट्स का क्या हाल था? कैसे कैसे इन लोगों ने इस मूवमेंट को देखा? इन डिप्रेशन दे स्ट्रगल टू पे रेंट या फिर टैक्सेस। ये जो डिप्रेशन चल रहा तब भी उनसे हाई रेंट हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ इसको देखा। Scared of upsetting rich peasants, Congress decided not to support the campaign of small peasants। अब क्या हुआ? क्योंकि देखो कांग्रेस में बताया हाई क्लास लोगों की एक संस्था थी, देखा इन्होंने भाई स्मॉल पीजेंट यानी पुअर पीजेंट से पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं। चूंकि हाई क्लास लोग नाराज हो जाते और किसी मूवमेंट को प्रोटेस्ट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए कांग्रेस ने जो स्मॉल पीजेंट थे उनको सपोर्ट नहीं किया। The relationship between the poor peasants and the Congress remain uncertain। बहुत बिगड़ी उसी रिलेशनशिप रही, कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था दोनों के बीच में। आगे बिजनेस क्लास ने इसको किस तरीके से देखा? चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जो लोग पैसा कमा रहे थे किससे? जो सामान को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, तो उनके पास फंडिंग थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज had made huge profit and become powerful। During the movement, they gave financial assistance and referred to on sale buy or sell imported goods। यहाँ पर बैन होगा। इन लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और इन्होंने कोशिश की कि वे जो इम्पोर्टेड सामान यानी कि किसी भी बाहर की कंट्री से, यानी कि दुनिया के किसी भी पार्ट से कहाँ आ रही है? इंडिया की तरफ, उस पर क्या लगाया जाए? रोक, बैन लगाया जाए। दे ट्राई टू इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। तभी तो इनका बिकेगा, क्योंकि इनका पैसा था, दिमाग था, आइडिया था, फैक्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, लेकिन बिक नहीं रहा था। क्यों? इंडियन मेड महंगा था, हमारे का सस्ता। So they decided to impose a ban on the imported goods। Sorry, they see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industries would flourish without constraints। यानी कि इन्होंने इस तरीके से देखा कि भैया ट्रेड एंड कॉमर्स इस तरीके से होगा बिना रेस्ट्रिक्शन के, हमें ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इन्होंने स्वराज को इस तरीके से देखा। आगे हाउ वीमेन सॉ द मूवमेंट। हाउ वाज द वीमेन पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट? दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। पालीजी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, आज तक इतनी बड़ी क्वांटिटी में कभी वीमेंस किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी वीमेंस घर से बाहर निकल के नहीं आई। सम इवन वेंट टू जेल, बट Gandhi was convinced that it was the duty of the women to look after the home। क्यों? गांधी को लगता था भैया बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। ठीक है, सभी लोग मूवमेंट में लग जाएंगे तो घर को कौन देखेगा? तो गांधी को लगता था घर को देखने के लिए वीमेंस होनी चाहिए। तो हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इवन देन ऑल्सो women participated in the movement। they picketed the liquor shops और foreign made goods, जो women's को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, उसको women's ने sacrifice करने का ऐलान किया। आगे what was the limitation of the civil disobedience movement? क्या क्या limitations थी?
लिमिटेशंस। पहला, दलित्स एंड मुस्लिम्स डिडंट पार्टिसिपेटेड। दलित में और मुस्लिम्स में क्यों? मुस्लिम्स को कौन, देखिए इसको देखते हैं, दलित्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? बी आर अम्बेडकर साहब, और मुस्लिम्स को कौन कर रहा था? जिन्ना साहब। इनकी अपनी अलग अलग डिमांड थी। ये कह रहे थे कि भैया दलित्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, अलग से सेपरेट इलेक्टेड। ये अलग से जगह के लिए बात कर रहे थे कि भैया हमें अलग से जगह चाहिए जिससे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें प्रोविंशियल असम्बलीज में, और अलग से बिल्कुल हमें जगह दी जाए जिससे कि हमारी एक अलग से आइडेंटिटी डेवलप हो, जो कि ब्रिटिशर्स इनमें फूड पॉलिसी डाल चुके थे हिंदुज और मुस्लिम्स में। कांग्रेस had ignored Dalits for the fear of offending the Sanatanis, the conservative high class Hindus। क्योंकि इस मूवमेंट में बता चुका हूँ, पीजेंट्स, रिच और पुअर को, इनके बीच में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनमें इन दोनों के बीच में पार्शलिटी भी की गई, एंड जो दलित से उनके बीच में भी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हाई क्लास जो हिंदू हैं वो उनसे नाराज हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? इग्नोर किया एक तरीके से। अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं मिला तो बहुत सारे लोग पहले से ही दूर रहे इससे। बट गांधी जी सपोर्टेड दलित्स, और इन्होंने दलित्स को गांधी जी ने आगे चल के नाम दिया क्या? हरिजन्स। हरिजन्स दो वर्ड से बना है, हरि प्लस जन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आगे होगा एक पुना पैक्ट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा होगा, गांधी जी जेल में होंगे, व्हेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड विल बी अनसक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अम्बेडकर साथ लगातार बात कर रहे होंगे तो गांधी जी से बात करने के लिए बुलाया जाएगा। गांधी जी क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पे ही वापस उठ के आए थे, तो अम्बेडकर साहब जाएंगे, भाई साहब कुछ तो मानो। दोनों अपनी डिमांड्स पे अड़े रहेंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू एक ऑर्गेनाइजेशन में द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। क्या डिमांड की? सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें एक कमेटी 1 2 3 और 4, मैंने कहा यहाँ पर 4 कम्युनिटीज हैं, और यहाँ पर जो मेजोरिटी वाली है, या फिर मैंने बोला यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी का वोटिंग होगी, इलेक्टोरेट किसका होगा, रीजन किसका होगा? मैंने कहा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पर वोट देने का राइट किसको होगा? खड़ा भी कौन हो सकता है? मुस्लिम। और वोट भी कौन दे सकता है? मुस्लिम। तो हिंदूज ना तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, ना ही कंडक्ट कर सकते थे वोट्स को। तो आगे चलते हैं। गांधी जी फेल्ट दैट इट विल डिसइंटीग्रेट इंडिया, ही सेड फॉर फास्ट अंटिल डेथ। गांधी जी का तो मेरी बात नहीं मानूंगा मिटेगा, मैं मर जाऊंगा, भूखा रहूंगा, अनशन करूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कतई नहीं मानूंगा। आगे चल के एक एग्रीमेंट होगा जिसमें कि गांधी जी विल एग्री टू प्रोवाइड देम डबल सीट्स, जितनी डिमांड कर रहे थे अम्बेडकर साहब, डबल सीट्स थी किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कहा कि डबल दे दूंगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और आगे कुछ लोगों के इंटरफेरेंस के बाद इस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, और इसी को बोला जाएगा क्या? पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। क्योंकि गांधी जी कौन सी जेल में थे? पूना की यरवदा जेल में। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जो भी आपको लगता है कि भैया ये सजेशंस हैं, दैट यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पुट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ ही ख़राब भी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो भी रिस्पॉन्स हो आप प्लीज़ दीजिएगा, चाहे लाइक या डिसलाइक।